एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं साझेदारों के प्रकार। ठीक है, इससे पहले जो हमारा टॉपिक था उसमें साझेदारी के बारे में जाना था, जिसमें हमने जाना था कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप में कैसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है किसी बिजनेस को चलाने के लिए, और उसमें कितने पार्टनर्स इंक्लूड किए जाते हैं और कितने पार्टनर्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि इसमें साझेदारों के प्रकार की टाइप्स ऑफ पार्टनर, कितने तरह के पार्टनर्स इसमें जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं और किस तरीके के पार्टनर्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई होप आप ये वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो टाइप्स ऑफ पार्टनर क्या है। साझेदारी फर्म में प्राय दो प्रकार के साझेदार पाए जाते हैं। देखिए, जो पार्टनरशिप जो फर्म होती है उसमें दो प्रकार के साझेदार पाए जाते हैं, दो पार्टनर पाए जाते हैं। प्रथम वो साझेदार जिनका फर्म में सीधा संबंध हो। ठीक है, कि प्रथम वो पार्टनर्स जो डायरेक्ट का क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन से इंटरलिंक हो। ठीक है, और ये साझेदार फर्म में पूंजी लगाते हैं, और ये जो साझेदार होते हैं फर्म में क्या लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं और लाभ हानि में हिस्सेदार होते हैं। पूरी तरीके से इनको लाभ हानि जो होता है पूरा मिलता है। ठीक है, इन्हें पूर्ण साझेदार फुल फ्लेज पार्टनर कहते हैं। ठीक है, और दूसरा कौन सा आता है, वो साझेदार जिनका फर्म के व्यवसाय में पूर्ण हित नहीं होता। मतलब हमने पहले पढ़ा था कि ऐसे साझेदार भी होते हैं जिनके फर्म के बिजनेस से पूरी तरीके से हाथ नहीं होता, बल्कि वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, उनको लॉस बियर नहीं करना पड़ता। ठीक है, जिसको हम अवैयस्क साझेदार कहते थे। ठीक है, तो ये साझेदार किसी विशेष उद्देश्य से फर्म से जुड़ते हैं, और ये जो साझेदार होते हैं ये किसी विशेष उद्देश्य से जुड़ते हैं। इनके द्वारा फर्म में पूंजी लगाना व लाभ हानि में हिस्सा प्राप्त करना जरूरी नहीं होता। ठीक है, अब ये जो साझेदार होते हैं दूसरे वाले, इनका क्या काम होता है कि इनको कैपिटल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, व प्रॉफिट या लॉस में भी हिस्सा प्राप्त करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इन्हें अपूर्ण साझेदार नॉट फुल फ्लेज पार्टनर कहते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार के साझेदारों को हम निम्न तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं पूर्ण साझेदार फुल फ्लेज पार्टनर। फुल फ्लेज पार्टनर में कितने तरह के साझेदार होते हैं, मतलब कौन से साझेदार होते हैं और इनके क्या बेनिफिट्स है, क्या लाभ है। ठीक है, और ये किस तरीके से काम करते हैं, तो हम जानते हैं। पहले सबसे पहले आता है एक्टिव पार्टनर्स। ठीक है, सक्रिय साझेदार, वो साझेदार जो फर्म के संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, सक्रिय साझेदार कहलाते हैं। सक्रिय मतलब कंटिन्यूसली, मतलब बहुत अच्छे से तरीके से काम कर रहा है, सक्रिय रूप है। ठीक है, एक्टिव है। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये फर्म में क्या लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं और लाभ हानि में हिस्सा प्राप्त करते हैं। इनका उत्तरदायित्व असीमित होता है। इनकी देखो लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। अगर कंपनी को लॉस हो जाता है या कंपनी को दिवालिया हो जाती है, दिवालिया मीन्स कंपनी जो है अब नहीं बच रही, ठीक है, तो इनको लॉस बियर करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपनी निजी प्रॉपर्टी या कहीं से भी लॉस को बियर करने के लिए पैसे लाने पड़ते हैं। ठीक है, ऐसे साझेदार फर्म के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात इनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए सभी साझेदार दायी होते हैं। ठीक है, कि इनके द्वारा किए गए जितने भी काम होंगे वो बाकी साझेदार भी इनके थ्रू ही काम करेंगे। ठीक है, इन्हें सामान्य तथा साधारण साझेदार भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या आता है, निर्दालु अथवा शिथिल साझेदार, स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, निर्दालु अथवा शिथिल साझेदार का अभिप्राय होता है उन साझेदारों से जो अन्य साझेदारों की भांति पूंजी विनियोग करते हैं। देखो, निर्दालु मतलब जो क्या कहते हैं जिनमें दया हो। ठीक है, शिथिल मतलब बिल्कुल आरामदायक। ठीक है, तो एक ऐसे साझेदार भी होते हैं, ये साझेदार जो होते हैं जो बाकी साझेदार होते हैं उनकी तरह ये लोग भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ये भी लाभ हानि में हिस्सा होता है, असीमित उत्तरदायित्व सहन करते हैं, और इनकी भी लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, परंतु व्यवसाय संचालन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते। लेकिन बिजनेस को चलाने के लिए जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें ये काम नहीं करते। ठीक है, थर्ड आता है हमारा गुप्त साझेदार, सीक्रेट पार्टनर। ठीक है, वो साझेदार जिसके फर्म के साथ संबंध की आम जनता को जानकारी नहीं होती। ठीक है, गुप्त साझेदार कहलाता है। देखो, ये वो साझेदार होता है जो कंपनी के साथ इंटरलिंक तो है, कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, पर जनता को नहीं पता, जनता जानता ही नहीं है इस साझेदार के बारे में। ठीक है, तो उसे गुप्त साझेदार कहते हैं, क्योंकि सीक्रेट है, क्योंकि पब्लिक को नहीं पता कि क्या ये जो पार्टनर है ये इस कंपनी के साथ इंक्लूड है या नहीं है। ठीक है, इसकी शेष विशेषता अन्य साझेदारों के समान ही होती है, बाकी जो विशेषता वो सेम है, बस इनका क्या है कि ये कंपनी क्या कहते हैं, ये जो जब कंपनी के साथ मिला होगा या उनके साथ जो भी डील हुई होगी उसके बारे में जनता को नहीं पता। ये पूंजी विनियोग करता है, पूंजी को इन्वेस्ट करता है, लाभ हानि में भी हिस्सेदार होता है, प्रबंधन में भी भाग लेता है, और इसका दायित्व असीमित है। देखो, मैनेजमेंट काम करने में सब में भाग लेता है, लेकिन इसका जो लायबिलिटी होता है वो भी अनलिमिटेड होता है, बाकी क्या कहते हैं पार्टनर्स की तरह। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया फुल फ्लेज पार्टनर, पूर्ण साझेदार। ठीक है, इसमें 3 हमारे पॉइंट्स थे अभी।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारा अपूर्ण साझेदार। अपूर्ण मतलब पूरी तरीके से पूर्ण ना होना, उसे कहते हैं अपूर्ण, ठीक है, नॉट फुल फ्लेज पार्टनर, ठीक है, जो पूरी तरीके से कंपनी में हिस्सेदार नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है नाम मात्र के साझेदार, नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर कौन होते हैं? जैसे सपोज आपने कोई अकाउंट खुलवाया, ठीक है, और आपने अकाउंट खुलवाने के बाद उसमें नॉमिनी मांगते हैं, ठीक है, तो आपने किसी को दे दिया, फैमिली मेम्बर्स में किसी का नाम दे दिया, तो वो नॉमिनी हो जाता है, ठीक है। तो नाम मात्र के लिए, ठीक है, नाम मात्र के लिए साझेदार है, सिर्फ नाम के लिए साझेदार है, ठीक है। तो नाम मात्र के साझेदार का अभिप्राय ऐसे साझेदार से ना तो पूंजी लगाते हैं, न लाभ हानि में हिस्सा लेते हैं, और ना ही व्यवसाय संचालन में कोई भूमिका निभाते। देखो ये साझेदार वैसे है नाम मात्र के, मतलब सिर्फ नाम ही इनका काफी है, बाकी काम कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। तो ये साझेदार कौन से होते हैं? जो पैसा भी नहीं लगाते, ठीक है, और ना ही ये प्रॉफिट और लॉस में हिस्सा लेते हैं, और ना ही बिजनेस को चलाने में कोई अपना रोल निभाते हैं, ठीक है। इस प्रकार के व्यक्ति को फॉर्म में साझेदार उसकी व्यक्तिगत साख, पर्सनल गुडविल का लाभ उठाने के लिए लिया जाता है। देखो गुडविल मतलब कि उस बंदे का नाम कितना है, उस व्यक्ति का नाम कितना है मार्केट में, ठीक है। सपोज कि आप देखोगे कि टाटा अंबानी या आपके क्या कहते हैं जियो रिलायंस, इन सब का नाम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसको हमने सिर्फ मार्केट, हमने उनके साथ डील इसलिए किया क्योंकि उनका नाम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उनको प्रॉफिट लॉस ये सब कुछ नहीं देना पड़ेगा, बस उनके नाम के साथ ही हम अपने बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है। तो साझेदारी उसकी व्यक्तिगत साख, पर्सनल गुडविल का लाभ उठाने के लिए लिया जाता है। इस प्रकार के साझेदार का फर्म के साथ कोई सीधा संबंध ना होते हुए भी अन्य पक्षकारों के प्रति ये ठीक उसी प्रकार उत्तरदायी होता है जैसे कि एक सक्रिय साझेदार, ठीक है। ये सारे काम जो होता है उसी तरीके से करता है बाकी पार्टनर्स के साथ, ठीक है। यहाँ मुख्य प्रश्न ये है कि कोई भी व्यक्ति बिना हित के इस तरह की साझेदारी क्यों स्वीकार करता है। देखो कि इसमें कोई इसको प्रॉफिट तो नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, ना इसको लॉस मिल रहा, ना प्रॉफिट मिल रहा, फिर भी ये ऐसे साझेदार क्यों बन जाता है, ऐसे ही पार्टनरशिप क्यों कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि व्यक्तिगत फर्म से किसी विशेष लगाव के कारण ही साझेदार बनता है। जैसे बेटे द्वारा चलाया जा रहे व्यवसाय में पिता का नाम साझेदार के रूप में जोड़ना है, जैसे मैंने आपको अभी इंक्लूड एग्जांपल दिया बैंक के डिटेल्स के थ्रू। तो वैसे जैसे कि आप बिजनेस चला रहे हो, आपका फादर या कोई बिजनेस चला रहा है, ठीक है, और उस बिजनेस में जो नॉमिनी है वो आपके फादर ने आपके बेटे का या बेटी का डाल दिया, ठीक है। तो इन केस कल को कुछ हो जाता है तो वो जो बिजनेस है वो कौन कंटिन्यू करेगा? वो उनकी बेटी करेगी, ठीक है। तो उनके बेटी के नाम से थ्रू या बेटे के नाम के थ्रू से वो बिजनेस चल रहा है, ठीक है। तो वो होता है नाम मात्र की पार्टनर्स, इनको कोई प्रॉफिट या लॉस में कोई हिस्सा लेना नहीं पड़ता, वैसे काम करते हैं, ठीक है, बाकी पार्टनर्स की तरह। सेकेंड पॉइंट आता है प्रदर्शन द्वारा साझेदार। प्रदर्शन मतलब जो किसी चीज़ को दिखा रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कुछ डांस शो होता है तो प्रदर्शित करना, तो वैसे प्रदर्शन द्वारा साझेदार। जब कोई व्यक्ति फर्म में साझेदार ना होते हुए भी कहे गए शब्दों अथवा आचरण द्वारा ऐसे प्रदर्शित करता है कि वो साझेदार है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रदर्शन द्वारा साझेदार कहते हैं। देखो जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि इन्होंने बोला कि जब कोई व्यक्ति फर्म में साझेदार ना होते हुए भी कहे गए शब्दों अथवा आचरण द्वारा ऐसे प्रदर्शित करता है कि वो साझेदार है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रदर्शन द्वारा साझेदार कहते हैं, ठीक है। कि जैसे कि सपोज आप दो फ्रेंड हो और उसमें तीसरा फ्रेंड आपका आया, ठीक है, आप दोनों में कंटिन्यू पार्टनरशिप की बात चली थी, लेकिन तीसरा आपका फ्रेंड आया और उसने आपसे बस सुना और आपसे कोई राय वगैरह नहीं ली, ठीक है, आपने उसको कोई बोला नहीं कि हाँ आप हमारे इसमें पार्टनरशिप है, ठीक है। तो क्या हुआ, उसने खुद को क्या समझ लिया कि आपके बिजनेस में वो भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति फर्म में साझेदार ना होते हुए भी, उसने फर्म में आपके साथ कोई साझेदारी नहीं की, ना होते हुए भी कहे गए शब्दों, जो आपने उससे बात कही, उससे आपने बताया कि हमारा बिजनेस ऐसे ऐसे चल रहा है, हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आपके शब्द वगैरह जो भी आपने उससे बोले, उन आचरण द्वारा वो ऐसे दिखाता है जैसे कि वो साझेदार है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को प्रदर्शन द्वारा साझेदार कहते हैं। यहाँ मुख्य बात यह है कि यदि कोई अन्य पक्षकार उसके इस तरह के प्रदर्शन के कारण ही फर्म को ऋण दे देता है, तो ये साझेदार भी अन्य साझेदार की भांति ऋण चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा। देखो क्या कह रहा है कि क्योंकि उन्होंने ये मान लिया कि मैं साझेदार हूँ, लेकिन बाकियों को नहीं पता, ठीक है। तो ये बात ये है कि यदि कोई अन्य पक्षकार जो दूसरा पार्टनर है, अगर उसने ये देख लिया उसको क्या कहते हैं ऋण देते हुए या क्या कहते हैं एक मतलब पैसे चुकाते, पैसे इन्वेस्ट करते हुए, ठीक है, या कुछ भी करते हुए, ऐसा प्रदर्शन करते हुए देख लिया फर्म में, तो अगर कंपनी को कोई भी क्या कहते हैं कंपनी को कोई भी लॉस वगैरह होता है, तो इस पार्टनर को भी बियर करना पड़ेगा, इसको भी अपनी लायबिलिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे साझेदार बाद में अपने कथन की सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते, और ऐसे जो पार्टनर्स होते हैं, ऐसे जो साझेदार होते हैं, ये बाद में ये नहीं कह सकते कि मैं इन्वॉल्व नहीं था, मैंने तो सिर्फ ऐसे ही बोला था, ये नहीं कर सकते, ठीक है, कानूनी लॉ है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है लिमिटेड पार्टनर, सीमित साझेदार। सीमित साझेदार कौन होते हैं? जो सीमित है, ठीक है। सीमित साझेदार वो व्यक्ति होता है जिसका दायित्व उसके द्वारा व्यवसाय में विनियोजित पूंजी तक ही सीमित रहता है। जैसे कि सपोज आप दो फ्रेंड हो, ठीक है, और आपका एक फ्रेंड जो है वो कहता है कि मैं सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, ठीक है, और ना ही वो उससे ज़्यादा है उससे कम दे रहा है, ठीक है, वो सिर्फ आपको 1 लाख रुपए दे रहा है इन्वेस्ट करने के लिए आपके बिजनेस में। तो जिसका जो दायित्व है उसके द्वारा व्यवसाय में विनियोजित पूंजी तक ही सीमित है। देखो कि जितना उसने इन्वेस्ट किया ना, तो उसकी जो लायबिलिटी होगी सिर्फ 1 लाख तक की ही होगी। वो 1 लाख से ऊपर आपके बिजनेस का लॉस हुआ तो बियर नहीं करने वाला, ठीक है। अर्थात यदि फर्म को किसी प्रकार की हानि होती है तो अपनी पूंजी तक ही उत्तरदायी रहता है। कि अगर कंपनी को सपोज 1.5 लाख का नुकसान हो गया, ठीक है, लॉस हो गया, तो वो सिर्फ 1 लाख ही की भरपाई करेगा, 1 लाख से ज़्यादा भरपाई नहीं करेगा, वो बाकी पार्टनर्स को करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे साझेदार को फर्म के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। देखो प्रशासन मतलब फर्म की जो कंपनी होती है उसको चलाने के लिए, ऐसे प्रशासन करने के लिए, किसी के ऊपर शासन करने के लिए भाग लेने का अधिकार नहीं दिया जाता, क्योंकि वो सिर्फ उतनी कैपिटल तो उतना ही कैपिटल लगा रहा है जितना वो लॉस बियर करेगा, ठीक है। ऐसी साझेदारी में कम से कम एक साझेदार का दायित्व आवश्यक रूप से असीमित होना चाहिए। तो ऐसे साझेदार में क्या होता है, कम से कम एक ही साझेदार को इन्वॉल्व किया जाता है ऐसी कंपनी में, ठीक है, जिसका जो लायबिलिटी होता है वो लिमिटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अवयस्क साझेदार। माइनर पार्टनर कौन से होते हैं हमारे? कोई भी व्यक्ति जिसमें अनुबंध करने की क्षमता ना हो साझेदार नहीं बन सकता। देखो कोई भी व्यक्ति जिसमें अनुबंध मतलब एक जगह से बंध जाना, ठीक है, एग्रीमेंट कर लेना या समझौता कर लेना, दो व्यक्ति के बीच में समझौता करके किसी क्या कहते हैं चीज़ को स्टार्टअप करना, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती तो वो साझेदार नहीं बनता, क्योंकि जब तक हम किसी के साथ डील नहीं करेंगे, किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं करेंगे तो हम पार्टनर्स कैसे बनेंगे, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार एक अवयस्क साझेदार नहीं हो सकता। अवयस्क मतलब जो 18 साल से नीचे है वो कभी भी साझेदार नहीं हो सकता। लेकिन भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में ये प्रावधान है कि यदि अन्य साझेदार चाहे तो अवयस्क को फर्म के लाभों में साझेदार के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो इंडियन लॉ है वो ये कहता है कि 1932 के अनुसार उसने ये कहा कि यदि साझेदार जो भी पार्टनर्स है वो ये चाहे कि कोई भी माइनर है वो हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व हो, ठीक है, और हम उसको प्रॉफिट का हिस्सा दे तो वो हमारे बिजनेस में साझेदारी के रूप में काम करेगा, ठीक है। ध्यान रहे कि अवयस्क साझेदार का फर्म की हानि में हिस्सा नहीं होता, इसका दायित्व भी सीमित होता है, इसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी और इसको लॉस बियर नहीं करना पड़ता, ये हमेशा सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही काम करता है, ठीक है। तो ये कब कहा गया था? हमारे 1932 में इंडियन लॉ में कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है केवल लाभ में साझेदार, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। अब ये पार्टनर ऐसा है कि सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही काम करता है, ठीक है, नुकसान के लिए काम नहीं करेगा। ये साझेदार अवयस्क साझेदार से भिन्न होते हैं। देखो अवयस्क भी काम कर रहा है, वो भी प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये अवयस्क से थोड़ा अलग है। कैसे? ऐसा साझेदार केवल फर्म के लाभ में भागीदार होता है। ध्यान रहे कि ये साझेदार अन्य पक्ष के प्रति शेष साझेदारों की भांति उत्तरदायी होगा। देखो ये प्रॉफिट के लिए तो काम कर रहा है लेकिन वो सारे काम करेगा जो बाकी पार्टनर्स भी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये उत्तरदायी होगा। अर्थात ऐसे साझेदार का दायित्व जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। ऐसे साझेदार का जो लायबिलिटी होगा वो अनलिमिटेड होगा। ऐसे साझेदार को फर्म के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता क्योंकि तो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, ठीक है, इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। तो लेकिन ऐसे जो साझेदार होते हैं इसको फर्म के प्रशासन में जो भी मतलब शासन ये सब चलता है उसके शासन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले माइनर एज अ पार्टनर। अवयस्क एक साझेदार के रूप में कैसे काम करता है और इसके क्या क्या फायदे हैं, ठीक है, पढ़ते हैं। अवयस्क का अभिप्राय एक ऐसे व्यक्ति से जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो। देखो इन्होंने खुद कहा कि अवयस्क पार्टनर कौन होते हैं? अवयस्क व्यक्ति वो होता है जिसकी आयु जो है वो 18 वर्ष से कम हो। अवयस्क की एक मुख्य विशेषता ये होती है कि इसमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती। अनुबंध मतलब एग्रीमेंट करने की क्षमता नहीं होती, ठीक है, अर्थात एक अवयस्क के साथ किया गया अनुबंध बिल्कुल व्यर्थ वॉइड होता है, ठीक है। कि अगर आपने किसी सपोज कि एक 18 साल से बड़ा व्यक्ति ने एक 18 साल से कम व्यक्ति के साथ क्या कहते हैं एग्रीमेंट कर लिया और बिजनेस चला रहा है, ठीक है, और कल को बिजनेस को लॉस हो जाता है और वो कोर्ट में जाता है केस लड़ने के लिए कि इसने प्रॉफिट बेयर लॉस बेयर नहीं किया, सिर्फ अपना ये प्रॉफिट मांग रहा है, तो वहाँ पे जो क्या कहते हैं कोर्ट में जो कार्यवाही की जाएगी वो वॉइड हो जाएगी, ठीक है, जो वो व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक क्या कहते हैं
माइनर क्या कहते हैं पार्टनर था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कोई भी 18 साल से कम वाले व्यक्ति के साथ कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो वो वॉइड होता है। इसका अर्थ ये है कि यदि एक अवयस्क कोई वादा करने के बाद उसे पूरा करने से इनकार करता है तो ऐसी स्थिति में दूसरा पक्षकार न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता। मैंने आपको क्या बोला, सेम वही पॉइंट उन्होंने ये कह दिया। अब प्रश्न ये है कि क्या एक अवयस्क व्यक्ति फर्म में साझेदार बन सकता है, यदि हाँ तो उसके अधिकार व दायित्व क्या होंगे। ठीक है, साझेदार की स्थापना अनुबंध से होती है। देखो, साझेदार की स्थापना कहाँ से होती है, अनुबंध से होती है, एग्रीमेंट से होती है। अतः केवल वही व्यक्ति साझेदार हो सकता है जिसमें अनुबंध करने की क्षमता हो। इस आधार पर कहा जा सकता है कि एक अवयस्क साझेदार नहीं हो सकता। ठीक है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 30 के अनुसार कोई भी अवयस्क व्यक्ति साझेदार नहीं हो सकता, किंतु सभी साझेदारी की सहमत से उसे लाभों में साझेदार बनाया जा सकता है। उसे मतलब लाभ में साझेदार दे रहे, ठीक है, लेकिन हानि में नहीं दे सकते। लेकिन वो साझेदार भी तब बनाया जाएगा जब बाकी पार्टनर्स इस विचार से एग्री हो। ठीक है, इस प्रकार कहा जा सकता है कि एक अवयस्क साझेदार तो हो सकता है लेकिन उसे पूर्ण साझेदारी नहीं कह सकते। उसको पूरी तरीके से साझेदार नहीं कहेंगे क्योंकि वो प्रॉफिट में हिस्सा है लेकिन उसका लॉस बियर करने में हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए वो पूरी तरीके से पार्टनर नहीं है कंपनी का। ओके, नेक्स्ट आता है अवयस्क होने से पहले अवयस्क साझेदार की स्थिति। देखो, वयस्क होने से पहले अवयस्क साझेदार की स्थिति क्या होती है। ठीक है, इनको क्या क्या फायदे मिलते हैं। अवयस्क साझेदारों के अधिकार, क्या क्या अधिकार है, पहले आपको मिल गया कि क्या कहते हैं, अगर कोई भी हम 18 साल से कम उम्र के वाले के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं बिजनेस के लिए तो वो लॉ क्या कहते हैं, अगर कोई भी पार्टनर कोर्ट में जाता है तो पहली बात तो ये है कि वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, लाभों व संपत्तियों में हिस्सा पाने का अधिकार, पहला इन्होंने एक पॉइंट क्या बोला, राइट ऑफ शेयर इन प्रॉफिट एंड एसेट्स। ठीक है, अवयस्क साझेदार को फर्म के लाभों व संपत्तियों में हिस्सा पाने का अधिकार है। ठीक है, देखो कि जो अवयस्क साझेदार है उसको फर्म के लाभ और संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार है, जो उसके साझेदारी में प्रवेश के समय निश्चित किया गया था कि भैया इसको बोला गया था कि तुम्हें इतना % शेयर मिलेगा, इतना % प्रॉफिट कंपनी को होता है तो तुम्हें इतना % तुम्हें दिया जाएगा। तो वो क्या कहते हैं, माइनर को दिया ही जाएगा। अगर कोई भी पार्टनर इससे मुकर जाता है तो वो माइनर के कोर्ट में जाके केस लड़ सकता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं ध्यान रहे कि अवयस्क साझेदारी का फर्म की हानियों से कोई संबंध नहीं होता लेकिन लॉस वो बियर नहीं कर सकता। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा कहता है लेखा पुस्तकों के निरीक्षण का अधिकार, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक अवयस्क साझेदार को फर्म की लेखा पुस्तकों को देखने, जांचने, नकल प्राप्त करने का भी अधिकार है। मतलब कि जैसे बोलते हैं ना कि क्या कहते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट, भैया कंपनी की जो फाइनेंशियल अकाउंट है उसको दिखाया जाए। ठीक है, वो देख सकता है, उसको जांच पड़ताल कर सकता है, कंपनी लॉस में जा रही, प्रॉफिट में जा रही, कितना % प्रॉफिट उसे मिलेगा। ठीक है, ध्यान रहे कि अवयस्क साझेदारी की पहुंच उन पुस्तकों तक नहीं होती जिनमें फर्म की गोपनीय बातें लिखी हो। देखो कि लेकिन इससे एक चीज होती है कि जो फर्म की जो गोपनीय बातें होती है, सीक्रेट बात होती है, वो पुस्तक माइनर क्या कहते हैं पार्टनर को नहीं दिया जाता, वो उनसे दूर रखा जाता है। ठीक है, लेकिन जो क्या कहते हैं नोट्स टू अकाउंट्स बुक्स जो होती है, ये सारे जो बुक्स होती है वो माइनर पार्टनर को देखने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, थर्ड आता है मुकदमा दायर करने का भी अधिकार, राइट टू फिल सूट। ठीक है, सूट करने का भी अधिकार उसे प्राप्त है। ठीक है, एक अवयस्क साझेदार जब फर्म से अपना संबंध तोड़ रहा है तो वह फर्म से अपने हिस्से के लिए भुगतान के लिए साझेदारों पर न्यायालय में दावा कर सकता है। फर्म में रहते हुए उसे यह अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, फर्म में अगर वो है इंक्लूड है तो अधिकार नहीं मिलेगा, लेकिन जब वो उससे क्या कहते हैं, जब वो उस कंपनी से अपना रिश्ता तोड़ रहा है, ठीक है, तो उससे उसका भुगतान मिलने का पूरी तरीके से अधिकार है। यदि पार्टनर्स जो दूसरे पार्टनर्स है वो माइनर को प्रॉफिट का हिस्सा नहीं दे रहे हैं तो वो उन पार्टनर्स के खिलाफ सूट कर सकता है न्यायालय में जाके। ठीक है, अवयस्क साझेदारों के उत्तरदायित्व, इनका काम क्या है, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माइनर पार्टनर, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है माइनर पार्टनर की। तो एक अवयस्क साझेदार का निम्नलिखित उत्तरदायित्व होता है। पहला, असीमित दायित्व। देखो इनका जो लायबिलिटी है वो असीमित है। साझेदारी की एक मुख्य विशेषता, इसका अर्थ है आवश्यकता पड़ने पर फर्म के दायित्व चुकाने के लिए साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्ति भी उपयोग में लाई जा सकती है। देखो कि ये बोला गया है, इसका एक ये अर्थ है कि अगर क्या कहते हैं फर्म गिर रही है, मतलब फर्म बिल्कुल लॉस की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे जितने भी साझेदार होंगे वो अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से क्या कहते हैं
कंपनी को बचा सकते हैं, ठीक है। उनको वो बियर करना पड़ेगा, लॉस को बियर करना पड़ेगा अपनी खुद की प्रॉपर्टी को बेच के या कहीं से भी चुका के, ठीक है। लेकिन ये बात अवैसक साझेदारों पे लागू नहीं होती। लेकिन जो अवैसक साझेदार है वो ऐसा नहीं करेगा, वो बियर नहीं करेगा, क्योंकि उसका दायित्व केवल फर्म में उसके द्वारा विनियोग की गई पूंजी तक ही सीमित है। लेकिन जो अवैसक साझेदार है वो उतना ही क्या कहते हैं उसके जो उतना ही वो चुकाएगा जितना उसने फर्म में पैसा इन्वेस्ट किया है। लेकिन बाकी जो साझेदार है वो उससे भी ज़्यादा चुकाएंगे, क्योंकि बियर करेंगे, ठीक है। वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी से ही बियर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है बी पॉइंट, अवैसक होने के बाद अवैसक साझेदार की स्थिति। अब देखो क्या है, वैसक होने के बाद अवैसक साझेदार की स्थिति क्या होती है, ठीक है। अवैसक साझेदारों के वैसक होने की तिथि से 6 महीने के अंदर इस बात की सार्वजनिक सूचना देनी होती है कि अब ये साझेदार बना रहेगा अथवा नहीं, ठीक है। सार्वजनिक सूचना के अभाव में उसे फर्म पर पूर्ण साझेदार माना जाएगा। देखो क्या कह रहा है कि वैसक होने के बाद अवैसक साझेदार की स्थिति क्या होती है कि जब वो बड़ा हो गया, ठीक है, 18 साल का हो गया, तो उसके बाद जो अवैसक साझेदार की स्थिति क्या होगी, क्योंकि पहले अवैसक था, 18 से कम था, लेकिन जब वो 18 से ऊपर हो जाएगी तो उसके बाद क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी इसकी। तो अवैसक साझेदार के वैसक होने की तिथि से 6 महीने के अंदर की जब 18 साल से वो कम है, लेकिन जैसे ही वो 18 साल का हो जाता है, 18 साल से ऊपर हो जाता है, तो 6 महीने के अंदर इस बात की सार्वजनिक सूचना जो कि पब्लिक नोटिस देनी होती है कि अब ये साझेदार बना रहेगा अथवा नहीं, कि अब उसको लायबिलिटी जो है वो उसकी अनलिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि वो अपना जो लायबिलिटी है वो अपने घर को, अपनी प्रॉपर्टी को बेच कर भी उसे चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये साझेदार बना रहेगा या नहीं वो उसे पब्लिक नोटिस देना होगा, ठीक है। सार्वजनिक सूचना के अभाव में उसे फर्म का पूर्ण साझेदार माना जाएगा। अगर सार्वजनिक सूचना के मतलब हो जाती है तो उसे फर्म का पूरी तरीके से साझेदार माना जाएगा। फर्म के प्रति उसकी स्थिति का निर्धारण इसी सूचना के आधार पर होगा, ठीक है। तो अवैसक साझेदार के वैसक होने के बाद उसकी स्थिति को निम्न 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, जब वो साझेदार बना रहना स्वीकार करता है, अगर वो चाहता है कि हाँ मैं अब साझेदार बना रहना चाहता हूँ, जब मैंने इस कंपनी को इतना टाइम दिया है तो क्या हुआ कि मैं 18 साल से ऊपर हो गया, तो अब मैं पूरी तरीके से साझेदार हूँ, ठीक है। तो व्हेन ही इलेक्ट और टू रिमेन अ पार्टनर, ऐसी दशा में उसकी स्थिति क्या होगी। पहला, अब उसका दायित्व असीमित हो जाएगा, उसकी जो लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी, ठीक है। अब उसे लाभ में हिस्से के साथ साथ हानि में भी हिस्सा प्राप्त होगा, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। लाभ का प्रतिशत पहले वाला ही रहेगा, जो लाभ उसका जो होगा वो पहले वाला ही पॉइंट होगा, ठीक है, कि इतना प्रतिशत इसको दिया जाएगा। वह अब नाबालिग की अवधि में किए गए समस्त कार्यों के आरंभ से ही उत्तरदायी माना जाएगा। देखो कि जो उसने काम किए थे, अब वो सारे काम भी उसे करने पड़ेंगे, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स भी उसको दिए जाएंगे, सारे और जो सीक्रेट जो क्या कहते हैं बातें थी कंपनी की, ठीक है, पार्टनर्स की, वो भी अब वो ले सकता है, ठीक है। जब वो साझेदार बना रहना स्वीकार नहीं करता है तो ऐसी दशा में क्या होता है। पहला पॉइंट, सार्वजनिक सूचना की तिथि तक उसके अधिकार एवं दायित्व वही रहेंगे जो अवैसक के होते हैं, कि जब गवर्नमेंट की जब सूचना व तिथि क्या कहते हैं मिलती है तो उससे अधिकार एवं दायित्व वही रहेंगे जो अवैसक के होते हैं, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, तो इस वजह से जैसे वो अवैसक पहले था वैसे ही वो उसमें काम करेगा, ठीक है। सूचना देने की तिथि के बाद के फॉर्म के कार्य के लिए वो उत्तरदायी नहीं होगा। जैसे उसने सूचना दे दिया फिर उसके बाद की डेट में जब वो फॉर्म के लिए उत्तरदायी, फॉर्म के कोई भी काम के लिए वो उत्तरदायी नहीं होगा, ठीक है। उसे अन्य साझेदारों पर संपत्ति एवं लाभ में अपने भाग के मुकदमा दायरा करने का भी अधिकार होगा, ठीक है। अगर उसने जो भी साझेदार है और उसके जो लाभ हानि है उन सभी लाभ हानि के लिए वो मुकदमा दायरा करने का भी उसे अधिकार प्राप्त किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट थे कि जब वो 18 साल क्या कहते हैं, जब 18 साल से कम था, लेकिन जैसे ही वो 18 साल हो जाता है, उससे ऊपर हो जाता है, तो वो उसको कौन कौन से अधिकार प्राप्त है और कौन कौन से नहीं, और वो क्या कहते हैं फॉर्म के साझेदार बना रहना चाहता है या नहीं चाहता है, तो उसमें भी कौन कौन से पॉइंट्स दिए गए, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख। डीड क्या होती है। डीड जैसे बोल सकते हैं कि हम क्या कहते हैं किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, किसी के साथ 2 पार्टनर्स आपस में समझौता कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो हमारे एक डीड हो जाता है, ठीक है, कि वो हमारे एक जैसे बोलते हैं ना एग्रीमेंट टाइप का, उसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो अब क्या होता है, साझेदारी अनुबंध पर आधारित होती है, कि पार्टनरशिप किस पर होती है, हमारे अनुबंध पर आधारित होती है। ये अनुबंध लिखित
या मौखिक हो सकते हैं, ठीक है। ये जो आपके एग्रीमेंट होते हैं ये लिखित रूप से भी हो सकते हैं और मौखिक रूप से भी, मुंह से बोलकर भी हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मौखिक अनुबंध में आपसी मतभेद की संभावना हो सकती है। देखो, क्योंकि मौखिक अगर हम बोल देते हैं कि चलो ठीक है हम दोनों पार्टनर बन गए, लेकिन हमने कहीं पे लिखा नहीं, कहीं पे एग्रीमेंट नहीं कराया गवर्नमेंट के पास, ठीक है, तो उसमें आपसी झगड़े वगड़े हो जाते हैं। इसीलिए ऐसे अनुबंधों को लिख लिया जाता है। तो ऐसे एग्रीमेंट को क्या करा जाता है, लिख लिया जाता है। इसे लिखित समझौता अनुबंध को साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड या साझेदारी अंतरनियम, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं, ठीक है। तो इनके दो नाम दिए गए इन्होंने। या साझेदारी संलेख में किन्हीं भी बातों का उल्लेख किया जा सकता है, लेकिन निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों कॉन्टेंट्स का उल्लेख इस संलेख में होना आवश्यक है। सबसे पहला कि जब हम साझेदारी करते हैं, साझेदारी डीड होते, हमारा जो पार्टनरशिप डीड होता है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला, फॉर्म का नाम व पता होना चाहिए, ठीक है। सामान्यतः साझेदारी का कोई भी नाम रखा जा सकता है, ठीक है, कि हमने साझेदारी करी तो उसका कोई भी नाम रख लिया, परंतु इस संबंध में निम्नलिखित प्रतिबंध है, निम्नलिखित रोक है। कौन कौन से? एक, फॉर्म का नाम किसी अन्य फॉर्म से नाम से इतना मिलता जुलता नहीं होना चाहिए जिससे किसी को धोखा हो जाए। देखो कि जब आप कोई भी पार्टनरशिप डीड तैयार कर रहे हो, ठीक है, आप दो पार्टनर्स बन गए और जब आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो आप एक कंपनी का ऐसा नाम नहीं रखोगे जो दूसरे किसी कंपनी के साथ मिलता जुलता हो, आपको उससे अलग नाम रखना है, ठीक है। फॉर्म के नाम में ऐसा कोई शब्द जिसमें केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार की अनुमति वांछनीय हो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर तुम ऐसा कोई भी नाम रख देते हो जिसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार अनुमति नहीं देती है तो भी ये नहीं चलेगा आपका, ठीक है। जैसे क्राउन, एम्पायर, स्टेट, किंग, क्वीन, रॉयल, ठीक है, एम्पर, एम्प्रेस, ठीक है, ये सारे आपके एग्जाम्पल है, ठीक है। इनकी स्वीकृति जो प्राप्त की जानी अति आवश्यक होती है, ठीक है। इन नामों का अगर तुम प्रयोग करते हो तो सरकार से इनका कहते हैं सरकार से इनकी परमिशन लेनी आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है साझेदारों के नाम व पते। देखो जो जो साझेदार आपके आ रहे हैं, पार्टनर्स बन रहे हैं, उनके नाम और पते होने जरूरी है। साझेदारी संलेख में सब साझेदारों के पूरे नाम एवं पते लिखे रहना चाहिए, ठीक है। थर्ड आता है साझेदारी की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कब तक का पार्टनर्स बन के रहोगे। अब कोई चाहता है कि मैं 1 साल का पार्टनर बन के रहूँगा तो 1 साल तक ही वो काम करेगा कंपनी में, ठीक है। 1 साल के बाद वो कंपनी से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो साझेदारी संलेख में ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि फर्म की स्थापना किस निश्चित समय या किस कार्य को पूरा करने के लिए की गई है। यह एक ऐच्छिक साझेदारी है, ठीक है, कि कब तक क्या कहते हैं फर्म जो स्टैब्लिश करी जाएगी, कब तक उस काम को करा जाएगा, ठीक है, और किस टाइम इसका फर्म को खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। व्यापार का क्षेत्र, स्कोप ऑफ बिजनेस, साझेदारी समझौते में स्पष्ट कर लेना होना चाहिए कि व्यापार का क्षेत्र स्थानीय, देशीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय हो, ठीक है, कि व्यापार कहाँ करा जाएगा, अपने स्थान में करा जाएगा, देश में किया जाएगा या बाहर कंट्री में किया जाएगा, ठीक है। साझेदारों द्वारा दी जाने वाली पूंजी, कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ कैपिटल और बाय पार्टनर, कि कौन कौन कितना कितना कैपिटल देता है और कितने रेशो में देना चाहिए, कौन साझेदार कितनी पूंजी लगाएगा और उनकी पूंजी का क्या अनुपात होगा, इसका स्पष्ट उल्लेख साझेदारी संलेख में होना चाहिए। यदि पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा तो उसकी दर भी क्या होगी, ये सारी चीज़ें लिखी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल को अगर क्या कहते हैं किसी पार्टनर को उसका शेयर या प्रॉफिट नहीं मिलता है तो वो कोर्ट में जाके उस कंपनी के खिलाफ या उन पार्टनर के खिलाफ मुकदमा दायरा कर सकता है, ठीक है। 6 पॉइंट क्या कहता है, लाभ और हानि का अनुपात, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। सभी पार्टनर जितना जितना शेयर्स मिलाते हैं उतने उतने रेशियो में उनकी प्रॉफिट और लॉस जो होती है वो बियर कर देती है। साझेदारी संलेख में निश्चित होना चाहिए कि साझेदारों के बीच लाभ व हानि का विभाजन किस अनुपात में होगा, ठीक है। यह आवश्यक नहीं है कि जिस अनुपात में उन्होंने पूंजी लगाई हो उसी अनुपात में इसका विभाजन है। देखो उन्होंने एक बात ये भी कह दी कि अगर उन्होंने जिस अनुपात में पूंजी लगाई हो उसी अनुपात में उनका प्रॉफिट या लॉस बेयर करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उनको एक रेशो बता देनी चाहिए कि वो उनको किस रेशो में लाभ या हानि का हिस्सा मिलेगा, ठीक है। इसका अनुपात उसकी योग्यता, अनुभव आदि के अनुसार भी हो सकता है। और इस थर्ड पर इन्होंने क्या बोले कि इसका जो अनुपात है उनकी योग्यता, उनका कितनी क्वालिफिकेशन है, कितने हाई नॉलेज है उनके पास, उनका अनुभव, कितनी साल का एक्सपीरियंस है पार्टनरशिप में, ठीक है, तो उसके अनुसार भी कर सकते हैं, ठीक है। 7वां पॉइंट क्या कहता है, साझेदारों का कमीशन एवं वेतन, क्या कहते हैं कमीशन एंड सैलरी ऑफ पार्टनर्स, की कितना कितना उन्हें कमीशन देंगे, ठीक है, कितनी सैलरी देंगे। सभी साझेदारी व्यवसाय में समान रूप से समय नहीं दे सकते, अतः जो लोग उसमें अपना सारा समय दे सकते हैं उनको अतिरिक्त कमीशन वेतन दिया जाएगा। इसका उल्लेख भी संलेख में होना चाहिए, मतलब पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए, ठीक है। डीड को बोलते हैं संलेख, ठीक है। संलेख मतलब किसी चीज़ में लिखना, ठीक है, पार्टनरशिप जो हमारे एग्रीमेंट होते हैं ना उसमें, ठीक है।
साझेदारों द्वारा ऋण का लेना व देना, लोन टू एंड बाय पार्टनर्स, लोन लेना और लोन देना पार्टनर्स के थ्रू, किस तरीके से, क्या आवश्यकता पड़ने पर साझेदार ऋण दे व ले सकते हैं? यदि हाँ तो किसी सीमा तक वे ऐसा कर सकेंगे तथा उस पर ब्याज भी की दर क्या होगी? देखो कि अगर पार्टनरशिप पूर्ण रूप से है तो पार्टनर्स अपनी जो प्रॉपर्टी बेचकर भी कंपनी के लॉस को बियर करेगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, पार्टनर्स अगर किसी को लोन दे रहा है, कंपनी लोन दे रही है, ठीक है, तो वहाँ पर कितना % उसे इंटरेस्ट पे ब्याज मिलेगा वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। आहार देता उस पर ब्याज, कहते हैं ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन इट, ठीक है। ड्राइंग्स मतलब होता है ना, जैसे ये वाला ड्राइंग नहीं, आपको क्या कहते हैं कि जैसे किसी चीज़ पे आप क्या कहते हैं बेच रहे हो, ठीक है, सामान वगैरह एसेट्स वगैरह होती है। क्या निजी कहते हैं क्या निजी आवश्यकताओं के लिए साझेदारी फर्म से रुपए निकाल सकते हैं? यदि हाँ तो आहरण की मात्रा, अवधि तथा उस पर ब्याज की दर, ठीक है, कि आपने कहीं क्या कहते हैं इन्वेस्ट वगैरह किया है हुआ है, ठीक है, और उस पर आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है और कितना पैसा आप निकाल सकते हैं, वही आपकी ड्राइंग्स होती है, ठीक है। साझेदारों को अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व, राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर, क्या क्या उनके कर्तव्य होते हैं, क्या क्या राइट्स होते हैं और क्या क्या ड्यूटीज होती है इनकी। प्रत्येक साझेदार को फर्म के प्रबंध एवं संचालन में भाग लेने का पूर्ण अधिकार होता है। देखो, हर एक साझेदार को फर्म को चलाने के लिए उसमें भाग लेने का पूरी तरीके से अधिकार है, किंतु आपसी समझौते के अनुसार अधिकारों, कर्तव्य और दायित्वों के परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन आपस में लोग बातचीत करके, समझौता करके जो कर्तव्य है, जो अधिकार है, जो काम है, उनको वो बांट सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी लिखा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। खाता पुस्तकों का अंकेक्षण, ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, कौन कैसे करेगा इसको ऑडिट, ठीक है। आप कह रहे हैं लेखा पुस्तकों को रखने का ढंग, उनकी सामयिक जांच एवं अंतिम खाते तैयार करने की जो विधि है आदि का पूर्ण विवरण भी होना चाहिए, पूरी तरीके से डिटेल होनी चाहिए। अंकेक्षण कराने की व्यवस्था का भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, ठीक है। 12 पॉइंट आता है हमारा प्रवेश तथा निवृत्त होना, एडमिशन एंड रिटायरमेंट, कि कब वो प्रवेश कर सकते हैं, कब वहाँ से रिटायरमेंट ले सकते हैं, ठीक है। निवृत्त का आप क्या कहते हैं रिटायरमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, या क्या कहते हैं एक सीमा तक निकल जाना। विधान के अनुसार नए साझेदारों का प्रवेश पुराने साझेदारों की सर्वसम्मति से होना चाहिए। देखो कि जब नए साझेदार उसमें इन्वॉल्व होते हैं और पुराने साझेदारों को जब वो पुराने साझेदार रिटायरमेंट होते हैं तो उनको बहुत सम्मानित करके इन्वॉल्व या रिटायरमेंट करना चाहिए। यदि इस नियम में कोई परिवर्तन हो तो उसका उल्लेख संलेख में होना चाहिए, ठीक है। अवयस्क के संबंध में भी नियम होने चाहिए, और जो अवयस्क साझेदार अगर वो भी इन्वॉल्व होता है तो उसमें भी नियम कानून होने चाहिए। इसके अतिरिक्त साझेदार के निवृत्त होने से संबंध में भी नियमों का उल्लेख होना चाहिए, ठीक है। अगर जब वो रिटायरमेंट होती है साझेदारों की तो भी उसमें जो भी नियम कानून है, जैसे बोलते हैं ना कि रिटायरमेंट के थ्रू आपको इतने टाइम का क्या कहते हैं लीव देना होगा, या आपको सपोज बोलते हैं ना कि इतने टाइम का आपको ड्यूरेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कंपनी से रिटायरमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी उसमें रूल्स दिए जाने चाहिए, ठीक है। 13 पॉइंट कहता है हमारे साझेदारी नियमों का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ पार्टनरशिप रूल्स, ठीक है। जो भी साझेदारी नियम का उल्लंघन करता है उसको क्या कार्रवाई होनी चाहिए? यदि कोई साझेदारी कर्तव्य पालन में लापरवाही करता है अथवा फर्म के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई का भी उल्लेख होना चाहिए उस क्या कहते हैं साझेदारी फर्म में, ठीक है। साझेदारी की मृत्यु तथा उसकी उत्तराधिकार, डेथ ऑफ पार्टनर एंड ही सिक्योर्स, किसी साझेदारी की मृत्यु हो जाने पर उसकी व्यापार में लगी हुई पूंजी तथा संपत्ति का भुगतान उसके वैधानिक उत्तराधारी को किया जाता है। देखो कि जो उसका उत्तराधारी होगा, जो भी उसने किसी का नाम दिया होगा, अगर उस पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो उसमें जो पूंजी या जो भी उसने संपत्ति लगाई है उसका जो भी भुगतान होगा, ठीक है, वो कौन करेगा? उसका उत्तराधिकारी, ठीक है। यदि उस राशि में व्यापार में ही रखना हो तो उत्तराधिकारी को साझेदारी के अधिकार दिए जाने हैं, ठीक है। अगर वो चाहता है कि वो अगर उसकी डेथ हो जाती है और वो चाहता है कि ठीक है मैं इसकी जगह काम करूंगा, तो उसको सारे जो भी अधिकार होंगे वो उस व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति को सौंप दिए जाएंगे, ठीक है। तो समझौते में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए, ठीक है। यदि मृतक की राशि को किस्तों में दिया जाए तो उस पर ब्याज देने की क्या व्यवस्था होगी, ये भी सारी चीज़ें डिटेल देनी चाहिए, ठीक है। साझेदारी का अंत कैसे? डिसोल्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप्स, किन किन परिस्थितियों में साझेदारी का अंत होगा, इसका उल्लेख समझौते के स्पष्ट रूप में किया जाना चाहिए, अन्यथा फर्म का समापन केवल अधिनियम के अंतर्गत ही किया जा सकता है। देखो कि किन किन परिस्थितियों में साझेदारी को, पार्टनरशिप डीड को ख़त्म कर सकते हैं, ये भी उसमें साझेदारी संलेख में बताया जाना चाहिए, ठीक है। और फर्म जो है कंपनी कब ख़त्म होगी, ये केवल अधिनियम के अंतर्गत ही, जो कानून हमारा जो बनाया गया है इंडियन लॉ के थ्रू, उसमें ये दिया गया है, ठीक है।
ख्याति का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। साझेदारी संलेख में व्यावसायिक ख्याति के मूल्यांकन की विधि का भी उल्लेख होना चाहिए। इसकी आवश्यकता उस समय होती है जबकि कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है अथवा फर्म से अलग होता है। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की क्या गुडविल मतलब वो दे रहा है कंपनी को। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है उसमें जब वो कंपनी में इन्वॉल्व हो रहा है और कंपनी से जा रहा है तो क्या गुडविल थी उसकी और अब क्या गुडविल है, वो सारी चीज़ें क्या कहते हैं पार्टनरशिप डीड में दिया जाना चाहिए। ठीक है, मध्यस्थ वाक्य। ठीक है, मध्यस्थ वाक्य क्या होता है हमारा, भविष्य में होने वाले आपसी मतभेदों को दूर करने के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति होगी अथवा नहीं, यदि हाँ तो किस प्रकार से ऐसी नियुक्ति की जा सकेगी और मध्यस्थ के क्या अधिकार होंगे, मतलब मिडलमैन जैसे टाइप के एक व्यक्ति को इन्वॉल्व करा जाएगा। ठीक है, इसका उल्लेख साझेदारी समझौते में होना आवश्यक है। ठीक है, तो मिडलमैन के थ्रू अगर कल को कुछ मतभेद वगैरह हो जाते हैं तो मध्यस्थ को नियुक्त करे या ना करे उसकी भी डिटेल्स जो है वो पार्टनरशिप डीड में दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है साझेदारी की स्थापना और पंजीयन, पार्टनरशिप फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, कि साझेदारी को किस तरीके की स्थापना होती है और किस तरीके से इसका पंजीकरण करवाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या रिएक्ट करती है। साझेदारी अधिनियम के अनुसार फर्म की स्थापना के लिए रजिस्ट्रेशन अथवा पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं है। जब कोई पार्टनर्स आपस में साझेदारी करते हैं, ठीक है, और किसी फर्म को खोलते हैं, ठीक है, उसकी स्थापना करते हैं तो रजिस्ट्रेशन अथवा पंजीकरण करवाना ज़रूरी नहीं है, परंतु फर्म का रजिस्ट्रेशन ना कराने से उसे कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर वो फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो उसको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे दूसरी ओर रजिस्ट्रेशन करा लेने से उसे कुछ सुविधाएं प्राप्त होती है। अगर वो रजिस्ट्रेशन करा लेता है तो उसे बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती है। देखो, अतः फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना लाभदायक भी रहता है। अगर वो फर्म का रजिस्ट्रेशन करा लेता है तो बहुत लाभदायक रहता है। ठीक है, अब देखो क्या कहता है, रजिस्ट्रेशन कराने की विधि क्या है। सबसे पहले फर्मों का रजिस्ट्रेशन कराने के उद्देश्य के सभी राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्य फर्म के रजिस्ट्रार नियुक्त किए। देखो, हर एक क्या कहता है राज्य सरकार ने अपने अपने राज्य कस्बों जिलों यहाँ पर फर्मों के रजिस्ट्रार को नियुक्त किया गया। एक व्यक्ति को फर्म के रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले एक निर्धारित फॉर्म भरना पड़ता है तथा फिर निश्चित शुल्क के साथ ये फॉर्म संबंधित राज्य के रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास दाखिल करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन के लिए आप पहले फॉर्म भरोगे। फॉर्म को भरने के बाद निश्चित शुल्क मतलब कुछ पैसे, वो जो फीस लगते हैं वो पैसे लेकर आपको कहाँ जाना है, रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स के क्या कहते हैं ऑफिस में जाना है और वहाँ पे जाके आप उस फॉर्म को दे दोगे। इस फॉर्म में निम्नलिखित सूचनाएं भरनी होती। कौन कौन सा, फॉर्म का नाम, आपका फॉर्म का आपने क्या नाम रखा है, फॉर्म के व्यवसाय अथवा कारोबार का मुख्य स्थान, आपने इस बिजनेस को कहाँ स्टार्ट करना चाहते हो। ठीक है, अन्य स्थानों का नाम, हर एक जगह का नाम, ठीक है, जहाँ फॉर्म का व्यवसाय चलता है, जहाँ पे ये बिजनेस को चलाया जा रहा है। ठीक है, साझेदारों के पूरे नाम था, स्थायी पते की साझेदार कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, कहाँ रहते हैं, उनका करंट एड्रेस, उनके पूरे नाम, उनकी पूरा सरनेम। ठीक है, साझेदारों के फॉर्म में प्रवेश करने की तिथि की जितने भी पार्टनर्स है वो किस डेट को इन्वॉल्व हो रहे हैं बिजनेस में, फॉर्म की अवधि यदि कोई हो तथा नहीं। ठीक है, मतलब फॉर्म की अवधि की फॉर्म कब तक क्या कहते हैं कब तक चलेगी, ठीक है, या हो या नहीं। ठीक है, प्रत्येक साझेदारी अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर, जितने भी साझेदार जो इन्वॉल्व हो रहे हैं उन सभी के सिग्नेचर। ठीक है, जब रजिस्ट्रार को उचित जांच पड़ताल के बाद पूर्ण विश्वास हो जाता है कि फॉर्म में सभी आवश्यक सूचनाएं भर दी गई है तो वह फॉर्मों में भरे गए विवरण को एक रजिस्टर में, जिसे फॉर्मों का रजिस्टर कहते हैं, प्रविष्ट कर देता है। इसके बाद फॉर्म को एक प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। देखो क्या कह रहा है कि जब ये सारे उचित क्या कहते हैं जो भी कार्यवाही करनी होती है, मतलब जब उसको लगता है कि ये सारा सही से भर दिया गया तो वो उस फॉर्म को क्या कहते हैं, फॉर्म का रजिस्टर जिसमें उस पे जो क्या कहते हैं पेज होता है उसको उसमें रख देता है और रखने के बाद फॉर्म को एक प्रमाण पत्र दे देता है कि हाँ तुमने सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर, ठीक है, जो पूरी तरीके से कि हाँ तुम अब क्या कहते हैं अपनी कंपनी को चालू कर सकते हो। ठीक है, दे दिया जाता है जिसे रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र कहते हैं। ये प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने के बाद से फॉर्म रजिस्टर्ड फॉर्म कहलाती है कि उसके बाद जो फॉर्म होती है वो रजिस्टर्ड होती है। अगर कोई भी कोई भी कंपनी के ऊपर एक्ट पारित कर सकता है। ठीक है, कंपनी को हर एक रूल फॉलो करके चलने पड़ते हैं उसके बाद। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन हो जाने के पश्चात परिवर्तन की सूचना, क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं अगर रजिस्ट्रेशन हो जाती है। ठीक है, फॉर्म का रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद साझेदारी अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित परिवर्तनों की सूचना परिवर्तन के 14 दिन के अंदर रजिस्ट्रार के पास भेजनी पड़ती है। देखो कि फॉर्म का रजिस्ट्रेशन हो जाने का, जब आपने फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कर दिया तो साझेदारी अधिनियम के अनुसार, जो हमारा साझेदारी अधिनियम है, ठीक है, उसके अनुसार निम्नलिखित परिवर्तनों की सूचना अगर आपको करानी है तो परिवर्तन के 14 दिन, चेंज कराने के 14 दिन अंदर आप रजिस्ट्रार के पास भेजना पड़ता है आपको। ठीक है, जैसे जब फॉर्म के नाम अथवा मुख्य व्यवसाय में परिवर्तन किया गया हो तो
जब फॉर्म के साझेदारों के नाम अथवा स्थायी पते में आपने परिवर्तन किया तो, क्योंकि नए पार्टनर्स भी क्या पता आपके बिजनेस में जुड़ जाए, क्या पता आपका वो नाम बिजनेस ना चले तो आपने दूसरा नाम कर दिया हो, ठीक है। जब किसी एक स्थान पर व्यवसाय बंद कर दिया गया अथवा किसी दूसरे स्थान पर व्यवसाय शुरू कर दिया तो आपको करना पड़ेगा। जब कोई नया साझेदार फॉर्म में प्रविष्ट किया गया हो, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए तो कोई साझेदार फॉर्म से अवकाश ग्रहण कर ले, ठीक है। फॉर्म में सम्मिलित अवैसक माइनर हो, साझेदारी के वयस्क मजूर होने पर उसके साझेदार बनने या ना बनने की सूचना, ये सारी चीज़ें आपको 14 दिन के अंदर देना पड़ेगा, रजिस्ट्रार के पास भेजना पड़ेगा दोबारा से, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ना कराने के प्रभाव, अगर रजिस्ट्रेशन आप नहीं कराते तो क्या इफेक्ट आता है। यदि साझेदारी फॉर्म में रजिस्ट्रार ना करवाया जाए तो उसे निम्नलिखित लाभों से वंचित करना पड़ता है। पहला, कोई भी साझेदार आपसी झगड़े की दशा में फॉर्म के किसी अन्य साझेदार पर न्यायालय में बात प्रस्तुत नहीं कर सकता। देखो कि अगर फॉर्म में कोई लड़ाई झगड़े हो जाता है और कोई पार्टनर चाहता है कि वो जाके फॉर्म क्या कहते हैं कोर्ट में जाके केस कर दे तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो कंपनी तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड ही नहीं है। कोई भी साझेदार अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए फॉर्म के विरुद्ध बात प्रस्तुत नहीं कर सकता कि अगर उसको उसके क्या कहते हैं हिस्से का शेयर नहीं दिया जा रहा, प्रॉफिट नहीं दिया जा रहा, वो कुछ मांग कर रहा है उस कंपनी से या उन क्या कहते हैं फॉर्म से, तो भी वो जाके कोर्ट में अपना क्या कहते हैं मुकदमा दायर नहीं कर सकता उस कंपनी के खिलाफ। फॉर्म में किसी साझेदार के विरुद्ध बात प्रस्तुत नहीं कर सकता। किसी पार्टनर के थ्रू अगर पार्टनर के साथ कोई मतभेद हो जाए तो भी वो नहीं कर सकता। फॉर्म अन्य पक्षकारों के विरुद्ध भी बात प्रस्तुत नहीं कर सकता। अन्य पक्षकार मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं इन्वॉल्व है उनके थ्रू भी वो अगर कोई आपसी झगड़े या मतभेद हो जाते हैं तो भी वो कुछ नहीं कर सकता। परंतु अन्य पक्षकार फॉर्म के विरुद्ध बात प्रस्तुत कर सकते, लेकिन बाकी जो पक्षकार है फॉर्म के विरुद्ध कंपनी के थ्रू कंपनी के ऊपर एक्ट पारित कर सकते हैं, मतलब लॉ क्या कहते हैं कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कराने के क्या लाभ है। पहला, फॉर्म को लाभ होता है बेनिफिट टू द फॉर्म, ठीक है। रजिस्टर्ड फॉर्म को बाहरी पक्षकारों के विरुद्ध न्यायालय में दावा करने का अधिकार प्राप्त है। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर वो रजिस्टर्ड कर देता है तो जितने भी बाहरी पक्षकार हैं वो सारे पक्षकार न्यायालय में दावा करने का अधिकार प्राप्त होता है। उन पक्षकारों के विरुद्ध न्यायालय में दावा करने का अधिकार प्राप्त होता है कंपनी को, ठीक है। कंपनी कर सकती है जो भी जितने पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू, ठीक है। साझेदारों को लाभ बेनिफिट टू द पार्टनर को क्या लाभ होता है इससे। साझेदारी आपसी झगड़े की दशा में एक दूसरे के विरुद्ध बात प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी प्रकार वो अपने अधिकारों के लिए फॉर्म के विरुद्ध तथा बाहरी पक्षकारों के विरुद्ध भी न्यायालय की शरण ले सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्या पॉइंट है, प्रवेश करने वाले साझेदारों को क्या लाभ। बेनिफिट ऑफ टू द इनकमिंग पार्टनर की जो नए पार्टनर आ रहे हैं उसको क्या फायदा हो जाएगा। रजिस्टर्ड फॉर्म में प्रवेश करने वाला साझेदार अपने अधिकारों के लिए लड़ने में समर्थ होता है, जबकि रजिस्ट्रेशन ना होने की दशा में उसको अन्य साझेदारों की ईमानदारी पर ही निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है। फॉर्म से अलग होने वाले साझेदारों को क्या लाभ होती है। अगर फॉर्म से कोई अलग हो गया साझेदार तो उसको क्या लाभ होता है। साझेदारी निम्नलिखित 2 परिस्थितियों में फॉर्म से अलग होती है। पहला, साझेदारों की मृत्यु पर ऑन दी डेथ ऑफ पार्टनर, अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वो अलग हो जाता है। इन साझेदार की मृत्यु के बाद किए गए फॉर्म के कार्यों के लिए उनके उत्तराधिकारी उत्तरदायी नहीं होते, ठीक है। इस उत्तरदायित्व से बचने के लिए इन्हें किसी तरह की सार्वजनिक सूचना देने की जरूरत नहीं होती कि अगर पार्टनर की डेथ हो गई है, ठीक है, तो जो उत्तराधिकारी को उसने रखा है वो उत्तरदायी नहीं होगा उस कार्य को करने के लिए। इस उत्तरदायित्व से बचने के लिए इन्हें किसी तरह की सार्वजनिक सूचना देने की जरूरत नहीं होती। सेकंड पॉइंट आता है, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर अगर वो क्या कहते हैं रिटायरमेंट हो रहा है पार्टनर का, तो अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार फॉर्म के कार्य के लिए उस समय तक उत्तरदायी रहता है जब उसके अवकाश ग्रहण करने की सार्वजनिक सूचना नहीं दे दी जाती है, ठीक है। कि क्या कहते हैं अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार मतलब कि जब वो उस तक पार्टनर रहेगा जब तक उसकी रिटायरमेंट नहीं है, जब भी उसका रिटायरमेंट हो जाएगा तो उसके बाद क्या है, लेकिन रजिस्टर्ड फॉर्म से अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार केवल रजिस्टर्ड को ये सूचना देकर जो कि रजिस्टर में दर्ज कर ली जाएगी। अगर वो रिटायरमेंट हो जाता है तो फिर से रजिस्टर्ड ऑफिस में उसका रिटायरमेंट का जाएगा और उसको उस क्या कहते हैं कंपनी से हटा दिया जाएगा, ठीक है, रिटायरमेंट दे दिया जाएगा, ठीक है। तो उसका नाम वगैरह वहाँ से चेंज कराना पड़ेगा और उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा रजिस्टर्ड ऑफिस में, ठीक है। इस उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता है तथा रजिस्ट्रार को सूचना देने की तिथि के बाद से ऐसे साझेदार फॉर्म के किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होते, ठीक है। अगर रजिस्ट्रार को सूचना दे दी गई है तो उसके बाद से कोई भी फॉर्म जो होगी उसमें जो करने वाला जो काम करने वाला जो व्यक्ति होगा वो उसमें साझेदारी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में होगी। देन आप यहाँ तक जो है कंटिन्यू करिएगा वीडियो को एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड कोई भी इशू आता है आपको क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा।